વિરામ બાદ ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે। વાત હવે આમ આદમી પાર્ટી અને અરવિંદ કેજરીવાલની અનેક સવાલો ગુજરાત અને દેશના નાગરિકોમાં છે કે ખરેખર કેટલી ગંભીરતાથી આમ આદમી પાર્ટી ચૂંટણી ગુજરાતમાં લડી રહી છે। આમ આદમી પાર્ટીના દાવા, આમ આદમી પાર્ટીના ગેરંટીમાં કેટલો ભરોસો કરવો, કેટલો ન કરવો, અનેક સવાલો છે અને સવાલોના જવાબ અરવિંદ કેજરીવાલ સાથેના એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યૂમાં છે। આપ હવે જોઈ લો। મેં થોડાક સમય પહેલાં દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અને આમ આદમી પાર્ટીના સંયોજક અરવિંદ केजरीवाल સાથે बातचीत करी है। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू જોઈ लो। केजरीवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये जानना है कि देखिए, दिल्ली से आपकी रेल पंजाब तक तो पहुंची, अब प्रयास भी कर रहे थे गुजरात तक पहुंचाने का, क्या उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या कहीं डिरेल हो गई? नहीं, डिरेल तो बिल्कुल नहीं हुई। और जनतंत्र के अंदर जनता सबसे बड़ी होती है। जनता के मन में क्या है ये तो चुनाव वाले दिन पता चलता है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ महीनों के अंदर हमें गुजरात की जनता का प्यार मिला, गुजरात की जनता का विश्वास मिला है, हमें भी इतनी उम्मीद नहीं थी। अभूतपूर्व, मैं तो कहूँगा, इतना प्यार। और कई लोग मुझे कहते हैं हमारा भाई है, कई लोग मुझे कहते हैं हमारा बेटा है, मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे हैं गुजरात के लोग। तो इतना अभूतपूर्व प्यार और विश्वास मिला है, मुझे लगता है कि नतीजे अच्छे आएंगे। क्योंकि आपने बोला कि कई लोग बोलते हैं मेरा भाई है, अब खुद गुजराती में बोले क्यों गुजरात नो भाई छू, तुम्हारो भाई छू, क्या आप बोले उसके लिए लोग कहने लगे हैं या लोग कह रहे थे उसके लिए अरविंद केजरीवाल ने सूत्र को पकड़ लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। वही जैसा मैंने कहा कि हम जब जाते हैं, जिस तरह से जनता का, मैं आपसे जैसे पूछता हूँ हमारे साथ लोग क्यों जुड़े, कोई केजरीवाल से प्यार थोड़ी है। मैं जनता में जाके बोलता हूँ कि 1 मार्च के बाद मैं आपकी बिजली फ्री कर दूंगा, आपके बिजली के बिल मैं भरूंगा, आपका भाई बन के आपके परिवार की मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा, आपको महंगाई से मैं मुक्ति दिलाऊंगा। किसी पार्टी ने आज तक ये बोला? किसी पार्टी ने नहीं बोला। तो 1 मार्च के बाद जब उनके बिजली के बिल फ्री होंगे, लोगों को लगता है यार ये कुछ तो फ़ायदा करा रहा है। मैं उनको जाके बोलता हूँ मैं आपके बच्चों के स्कूल बना दूंगा। दिल्ली में बना के आया हूँ। लोग दिल्ली की तस्वीरें देखते हैं इंटरनेट के ऊपर, दिल्ली में शानदार स्कूल बना दिए। लोगों को लगता है यार आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं आई जिसने कहा कि मैं आपके बच्चों के स्कूल बनाऊंगा इसलिए मुझे वोट दो। मैं उन्हें कहता हूं कि मैं आपके लिए अस्पताल बनाऊंगा, शानदार अस्पताल बनाऊंगा जिसमें सारी दवाइयां, सारे टेस्ट सब फ्री होगा, आपका पूरा इलाज फ्री होगा। आज तक किसी पार्टी ने ये बात नहीं की। तो मेरा जो एजेंडा है, मेरी जो बात है, वो लोगों को एक उम्मीद की तरह नज़र आते हैं। और किसी भी चुनाव में जब उम्मीद लोगों को पैदा हो जाती है किसी से, बाकी काम तो जनता कर लेती है। क्योंकि अरविंद जी, आप बता रहे हैं कि लोगों को लगता है, क्या सिर्फ लगाने के लिए भ्रम फैला रहे हैं, सही में कोई आयोजन है? नहीं। मेरा सवाल उसके लिए है सर कि आप जो बोलते हैं गुजरात का बजट हम लोग जानते हैं, तो इतने बजट में आप जो चीजें बोल रहे हैं वो कैसे मुमकिन होगा? 3-3.25 लाख करोड़ का बजट। वही मैंने दिल्ली में भी पहले जब मैं बोलता था, 2013 में मैं चुनाव लड़ा, मैं बोलता था कि मैं बिजली फ्री करूंगा, बिजली के रेट आधे कर दूंगा। सारी पार्टियां मेरा मजाक उड़ाती थी। मैं कहता था मैं पानी मुफ्त कर दूंगा, सारी पार्टियां मजाक उड़ाती थी। मैं कहता था स्कूल अच्छे कर दूंगा, अस्पताल अच्छे। वो कहते थे पैसा कहाँ से आएगा, दिल्ली का बजट तो घाटे में चल रहा है। आज मैंने सारे काम कर दिए। दिल्ली में बिजली मुफ्त है, लोगों के 0 बिजली के बिल आते हैं और 24 घंटे बिजली आती है। मैंने शानदार स्कूल बना दिए, शानदार अस्पताल बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, सबकी शिक्षा मुफ्त कर दी। लेकिन मेरा बजट घाटे में नहीं है, मैं घाटे से फ़ायदे में ले आया बजट, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इंजीनियर हूँ, और मैंने इनकम टैक्स में नौकरी की हुई है, तो अकाउंट्स भी आता है मुझे, फाइनेंस भी आता है मुझे। अब पंजाब में कर रहा हूँ, पंजाब में सारे कहते थे घाटे में चल रहा है, बिजली मुफ्त कर दी हमने, सबका पंजाब में बिजली का बिल मुफ्त आ रहा है। भरोसा रखो, दिल्ली में करके आया, पंजाब में कर रहा हूँ, गुजरात में भी करके दिखा दूंगा। 1 मार्च के बाद बिजली का बिल मुफ्त होगा। क्योंकि आपने बताया कि इकोनॉमी को आप जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, शायद यही तो वजह नहीं है कि आपकी पार्टी के लोगों के ऊपर इकोनॉमिकल ऑफेंस के मामले दर्ज होते हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। हमारे ऊपर जबरदस्ती कीचड़ फेंका जा रहा है, कीचड़ फेंका जा रहा है, कीचड़ चिपक नहीं रहा।
जो भ्रष्ट लोग हैं इस देश के, वो अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए मुझ पे कीचड़ फेंक रहे हैं। मैं कहता हूं मैं कट्टर ईमानदार हूं, कहता हूं ना, मैं हर जगह मैं कहता हूं मैं कट्टर ईमानदार हूं। एक पॉलिटिशियन बता दो इस देश में जो इतनी हिम्मत रखता हो यहाँ पे और कह दे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। ये लाइन बोलने के लिए यहाँ पे कुछ चाहिए होता है, वो इनका कोई नेता नहीं कह सकता। वो क्या कहता है, केजरीवाल बेईमान है। वो ये नहीं कहता मैं कट्टर ईमानदार हूं, वो कहता है केजरीवाल बेईमान है, देखो शराब घोटाला कर दिया, बस घोटाला कर दिया, ये घोटाला कर दिया, वो घोटाला। साबित कुछ नहीं किया, सबूत कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप मेरे को ये बताओ, इन्होंने अपने किसी अरबपति दोस्त के 10,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए कर्जे के, किसी के 15,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। फ्री में कर दिए क्या? इस दुनिया में कुछ भी फ्री तो होता नहीं है, तो कुछ तो लिया होगा उनसे वापस। तो जब लोगों ने पूछना चालू किया कि भाई तुमने ये 10,000 करोड़ रुपए इस कंपनी के माफ किए, इस कंपनी के 15,000 करोड़ रुपए माफ किए, क्या लिया बदले में? तुमने मोरबी ब्रिज गिर गया, उसके मालिक की तुमने FIR भी नहीं कराई, तो कुछ तो हुआ होगा। जब लोगों ने इनसे पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया? इन्होंने कहा केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है। जनता नहीं कह रही। मैं गुजरात में भी घूम रहा हूँ, मैं पंजाब में भी घूम रहा हूँ, मैं दिल्ली में भी घूम रहा हूँ। जनता कहती है अगर कोई एक नेता ईमानदार है इस देश के अंदर तो केजरीवाल है। मेरे लिए बड़ी उपलब्धि ये रही इस इंटरव्यू में, शुरुआत में है कि आपने खुद बोल दिया कि जनता कहती है एक नेता, आपने बोला कि कोई पॉलिटिशियन। अब शायद पहली बार बोले होंगे कि अब तक ये बोलते रहे कि आप पॉलिटिशियन नहीं, राजनीति नहीं जानते, लेकिन आप जो भी बातें कर रहे हैं अरविंद जी, वो मजे हुए राजनेता की तरह कर रहे हैं। यानी कि आप राजनीति सीख चुके हैं, अब सिखा रहे हैं लोगों को। ये तो मैंने बात शुरू में ही बोला था कि मैं राजनीति बदलने के लिए आया हूँ इस देश की। ये जो गंदी राजनीति कर रहे थे इनसे पलटवा देंगे, इनको सिखाएंगे राजनीति। तो फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बीजेपी के रास्ते पर चल रही है, हार्डकोर हिंदुत्व के रास्ते पर चल रही है? लोग नहीं कहते, पॉलिटिशियन जर्नलिस्ट कहते हैं, पॉलिटिशियंस कहते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। जनता जो चाहती है वो जनता की भाषा मैं बोल रहा हूँ। इस देश के अंदर जनता इस देश के अंदर महंगाई से मुक्ति चाहती है। लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, तो मैं आके कहता हूँ कि मैं आपकी बिजली फ्री कर दूंगा। सारे मेरे को गालियाँ देते हैं, ये सारे नेता मेरे को गालियाँ देते हैं, केजरीवाल बिजली मुफ्त क्यों कर रहा है। मैं आके ये नहीं कहता मैं किसी के कर्जे माफ़ कर दूंगा, इन लोगों के, बड़े बड़े लोगों के। मैं आके कहता हूँ कि मैं आपके बच्चों को रोज़गार दूंगा। दिल्ली में मैंने 12 लाख बच्चों को रोज़गार दिया। मैं आके कहता हूँ मैं आपके बच्चों को, कोई नेता कहता है मैं आपके बच्चों को रोज़गार दूंगा? कोई नहीं कहता मैं रोज़गार दूंगा। तो मैं जनता की बातें करता हूँ और इसीलिए जनता हमारे साथ है। तो क्यों आपकी छवि इस प्रकार से धीरे धीरे बनती जा रही है कि आप हार्डकोर हिंदुत्व की बात करते हैं, माइनॉरिटी की बात नहीं करते हैं, कॉमन सिविल कोड की बात नहीं करते हैं, बेट द्वारका पे जो हुआ उस मुद्दे को कभी नहीं बोलते? नहीं, मैंने कॉमन सिविल कोड का समर्थन किया ज़बरदस्त। मेरा तो ये कहना है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। हमारे संविधान के लिए अंदर लिखा है, आर्टिकल 44 है शायद, आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि हमारे देश में कॉमन सिविल कोड आएगा, आना चाहिए। लेकिन जो बीजेपी कर रही है वो कॉमन सिविल कोड लाना नहीं चाहती। वो हम हिमाचल के चुनाव हुए उसके पहले उन्होंने कहा कॉमन सिविल कोड आएगा। उत्तराखंड के चुनाव हुए उसके पहले उन्होंने एक कमेटी बना दी कॉमन सिविल कोड के लिए। जैसे ही चुनाव खत्म हुए वो कमेटी अपने अपने घर चली गई। अब गुजरात के चुनाव हुए उसके पहले उन्होंने कमेटी बना दी। अब देखना गुजरात के चुनाव के बाद ये कमेटी अब अगले चुनाव में इनको याद आएगी कॉमन सिविल कोड। ये कॉमन सिविल कोड लाना नहीं चाहते। देखिए, आप गुजरात के हर छोटे बड़े मुद्दे को पकड़ते हैं और काफ़ी माहिर भी, लेकिन जो समुद्री किनारे पे डिमोलिशन हुआ उसके बारे में आपने कभी भी खुलकर अपनी राय नहीं रखी। मेरे को इसका ज़्यादा जायज मानते हैं? मेरे को इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है इस इशू का। या तो ईशुदान गढ़वी अगर होते तो वो इस इशू के बारे में ज़्यादा बता सकते थे, क्योंकि ईशुदान की बात निकली और शायद पहला जर्नलिस्ट है माधव सिंह सोलंकी के बाद जिसको मुख्यमंत्री के तौर पे आगे रखा गया। ईशुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री का फेस घोषित करने से क्या मूवमेंट आपको नजर आ रही है? क्या फायदा मिला है या नुकसान हुआ? अच्छा फेस है, पत्रकार थे, आपके कुलीग थे और ईमानदार आदमी हैं। किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, व्यापारियों के लिए वो अपना महामंथन, शायद उनका कार्यक्रम होता था ना,
महामंथन कार्यक्रम के ज़रिए उनके खूब मुद्दे उठाते थे, जनता में बहुत पॉपुलर हैं। ऐसा व्यक्ति जो जनता के मुद्दों से जुड़ा हुआ था, वो अगर और बहुत एक्टिव था, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। मैंने देखा है जब गांव में जाते हैं किस तरह से लोग उनकी इज्जत करते हैं, मेरे साथ कई बार जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर गुजरात का मुख्यमंत्री बनेगा तो गुजरात को ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। लेकिन देखिए, बड़ा चेहरा और शुरुआत से ही मेहनत करने वाला चेहरा गोपाल इटालिया था पाटीदार कम्युनिटी से। आपको नहीं लग रहा है इस टाइप से बहुत बड़ा एक जो कम्युनिटी है पाटीदार कम्युनिटी, वो आपसे दूर हो जाएगी? नहीं, उल्टा है। मेरे पास किसी का मैसेज आया और उसने बोला कि आप OTP का फॉर्मूला कर रहे हैं। मैंने कहा ये OTP क्या होता है? तो कहता है O फॉर OBC, और बोला आपने ईशुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, इसका मतलब सारे OBC आपको वोट देंगे। OBC समाज बहुत खुश है और इसलिए आपको OBC का वोट मिलेगा। ट्राइबल एरियाज़ के अंदर T फॉर ट्राइबल, बोला आदिवासी समाज के अंदर तो भूचाल आया हुआ है इस टाइम आम आदमी पार्टी को लेके, सब झाड़ू 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 कर रहे हैं। और P फॉर पाटीदार, बोले कि चूंकि गोपाल इटालिया आपका अध्यक्ष है पार्टी का, आपने एक युवा व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जो कि कोई पार्टी, तो आपको पाटीदारों का भी वोट मिलेगा। तो बोला कि ये आपने OTP कार्ड खेला है। मैंने कहा देखो मैंने कोई कार्ड नहीं खेला, मेरे को ये कार्ड खेलने नहीं आते, कास्ट वास्ट के कार्ड मेरे को नहीं आते। मैं सबके लिए काम करूँगा, मैं बिजली मुफ्त करूँगा तो सबके लिए मुफ्त करूँगा, मैं स्कूल बनवाऊँगा तो सबके बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊँगा, मैं अस्पताल करूँगा तो सबके बच्चों के सबका इलाज होगा। तो ये जात वाली राजनीति हम लोग नहीं करते। लेकिन कुछ ही रोज पहले इंद्रनील राजगुरु आपके साथ जुड़े, मैंने वो तस्वीर भी देखी थी आपके साथ। क्या वजह हो गई कि वो दूर हो गए? मुझे भी नहीं समझ आया फ्रैंकली, क्यों चले गए। क्योंकि हमने तो उनके मान सम्मान में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी, हर तरह का सम्मान दिया। वो चले गए, भगवान से प्रार्थना करता हूँ जहाँ भी रहें खुश रहें, तरक्की करें, फले फूलें। अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में सीधा आ जाता हूँ। अब लड़ाई आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों के बीच में है या बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है? मैं ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस कहीं भी लड़ाई में नहीं है। कांग्रेस की 5 से कम सीट आ रही हैं। अगर आप पहले कांग्रेस को वोट देते थे तो इस बार कांग्रेस को वोट देके अपना वोट खराब मत कीजिए। आप अपना वोट आम आदमी पार्टी को दीजिए। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है। दिल्ली में 3 बार बीजेपी को ध्वस्त करके आ रहे हैं हम। एक बार बीजेपी की 70 में से 3 सीट आई थी दिल्ली में, अगली बार 70 में से 8 सीट आई थी बीजेपी की। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है। आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए, कांग्रेस को वोट देके अपना वोट बेकार मत कीजिए। दूसरी बात, बड़ी बात जो है, कांग्रेस भी बेरोजगारों को रोजगारी देने की बात करती है। उन्होंने कहाँ दिया रोजगार? राजस्थान में दिया, उन्होंने छत्तीसगढ़ में दिया, उसके पहले उनकी इतनी सरकारें थी, कहीं दिया रोजगार? कहीं नहीं दिया। अभी मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न पूछा। उनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब गुजरात में आते हैं और कहते हैं मैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे गुजरात। अरे राजस्थान में तो दे दो। राजस्थान के मुख्यमंत्री इधर आके बोलते हैं तो राजस्थान में दे के आओ ना। मैं दिल्ली में दे के आया हूं। केजरीवाल जी, देखिए, आप बात करते हैं बेरोजगारों को रोजगारी देना, तब तक ठीक है, लेकिन आप उनको बोलते हैं कि जो बेरोजगार है इतने पैसे देंगे, हमारी सरकार आएगी। क्योंकि गुजरात का जो यूथ है वो अपने पैरों पे खड़ा होना जानता भी है, चाहता भी है। ऐसे में इस प्रकार से एक फिक्स अमाउंट देने की लालच देकर या गारंटी देकर कि ऐसा क्यों नहीं दे रहे, आप उनको अपाइज नहीं बना रहे? मैं बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मेरा फोकस और इम्पोर्टेंस बेरोजगारी भत्ता नहीं है। मेरा फोकस और इम्पोर्टेंस उन लोगों के लिए रोजगार तैयार करना है। रोजगार का मतलब केवल उससे भी नहीं है, बिजनेस के नए नए तरीके तैयार करेंगे। दिल्ली के अंदर जैसे हम स्कूल के बच्चों को और कॉलेज के बच्चों को बिजनेस करना सिखाते हैं। ये एक लंबा विषय है, किसी दिन आपके साथ आपको बहुत पसंद आएगा जिस तरह से हम सिखाते हैं। हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर 52,000 टीम बनी है इस टाइम जो अलग अलग बिजनेस कर रही हैं, और हम उनके दिमाग में भरते हैं कि जब स्कूल को बाहर निकलोगे शिक्षा पूरी करके, आपको नौकरी मांगनी नहीं है,
आपको बिजनेस करना है, मैं उनको बिजनेस करना सिखा रहे हैं स्कूलों के अंदर। गुजरात के अंदर मैं उनके लिए रोजगार तैयार करूंगा, रोजगार के बहुत सारे अवसर तैयार करेंगे हम लोग, लेकिन ये 2 दिन में तो नहीं होगा। अब एक युवा जो है उसके रोजमर्रा का खर्चा है, वो बाप के पास जाता है, वो अपने बड़े भाई के पास जाता है खर्चा मांगने के लिए। तो हमने कहा है कि इस बीच वाले पीरियड में अगर उनका जो थोड़ा बहुत खर्चा पानी है उसको दूर करने के लिए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। लेकिन रोजगार तैयार करेंगे, सबके साथ मिलके करेंगे, गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों के साथ मिलके करेंगे, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन सर जो बजट में अगेन वहीं पे आता हूँ, गुजरात का बजट 3 लाख करोड़ के आसपास का है। ये सब कुछ आप देंगे, बेरोजगारों को भत्ता भी देंगे, ये देंगे, पैसा आएगा कहाँ से? आप भ्रष्टाचार मान लो 50% ऐसा मान लेते हैं, तो भी आप जो प्रॉमिस देते हैं वो अमाउंट गुजरात के बजट से आगे निकल जाता है। नहीं निकलेगा, और बजट आएगा। फिर से मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको मेरे पास जब लोग आते हैं इतने बड़े बड़े इंसिडेंट्स बताते हैं भ्रष्टाचार के। जैसे एक एमएलए है, उसका बताया वो पहले 2000 रुपये की नौकरी करता था, एमएलए बनने के बाद आज 20,000 करोड़ का मालिक है। एक और एमएलए है, उसकी 4 एकड़ ज़मीन होती थी चुनाव लड़ने के पहले, आज 1000 एकड़ ज़मीन है। पैसा खा गए ये लोग। अच्छा एक चीज़ है, ये मेरे ऊपर अटैक होता है कि मैं फ्री की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ फ्री एजुकेशन दूंगा, मैं फ्री इलाज कराऊंगा। अभी तो गुजरात सरकार कुछ फ्री नहीं दे रही, फिर ये घाटे में क्यों है? कहाँ गया सारा पैसा? इन्होंने कोई नए स्कूल नहीं बनाए, नए अस्पताल नहीं बनाई, नई सड़कें कुछ नहीं बनाई, कुछ कहाँ गया सारा पैसा? सड़कें तो बनी है केजरीवाल जी। चलो आप तो नहीं, सड़कें तो आप, मैं लेके चलता हूँ आपको, सड़कों का क्या हाल है मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब गूगल मैप अगर आपको 45 मिनट दिखा रहा है ना, तो आप वहाँ पे 2 घंटे के पहले नहीं पहुँच सकते, इतना बुरा हाल है सड़कों का। पता नहीं कहाँ गया सारा पैसा, जो इतना पैसा। देखिए आपके सुदान भी इसी हाईवे से जाएंगे, एसजी हाईवे, एसपी हाईवे से मैं गांधीनगर, आपको एक हाईवे की बात पहुंच जाएंगे। एक हाईवे की बात नहीं कर रहा, मैं तो रोज घूम रहा हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ, एक दिन लेके चलते हैं आपको। शहर की सड़कें हो सकता है ठीक हो, शहर के बाहर एक जगह से दूसरी जगह जब आप जाते हैं तो बहुत बुरा। एनीवे, इस भ्रष्टाचार को हर साल 2.5 लाख करोड़ का बजट है गुजरात, 3.5 लाख करोड़ का खर्चा है, 2.5 लाख करोड़ का बजट है। ये 2.5 लाख करोड़ रुपए जा कहाँ रहे हैं? इसको बचाएंगे, दिल्ली के अंदर भी इसी को बचाया हमने। भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, जो फिजूल खर्ची है उसको रोकेंगे, करप्शन को खत्म करेंगे, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि इतना पैसा बचेगा कि किसी चीज की कमी नहीं होगी। मेरा एक सवाल था अरविंद जी, पिछले कुछ दिनों से खास करके इस चुनाव में ये शब्द सुना हम लोगों ने, रेवड़ी। रेवड़ी शब्द मिठास लाती है, अहमदाबाद में तो रेवड़ी बाजार भी है। जब रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल होता है तो क्या वो शब्द अरविंद केजरीवाल को चुभता है, मीठा लगता है, कड़वा लगता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश के अंदर अगर कोई बच्चा पैदा हो, क्या उसे अच्छी शिक्षा मिलने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मिल तो रहा है सर, उसके लिए तो आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ तक पढ़ लीजिए। 1 मिनट। जी, इस देश के अंदर कोई भी अगर बच्चा पैदा हो, चाहे गरीब से गरीब का बच्चा पैदा हो, उसे अच्छी शिक्षा मिलने का अधिकार होना चाहिए। उसे अच्छी शिक्षा देना, फ्री में अच्छी शिक्षा देना रेवड़ी नहीं है, राष्ट्र निर्माण का काम है, जो 75 साल में नहीं किया गया, किसी ने नहीं किया। इस देश के अंदर कोई पैदा हो, चाहे वो कितना भी गरीब से गरीब हो, उसे अच्छे से अच्छा इलाज मिलना, अगर वो बीमार होता है, राष्ट्र निर्माण का काम है, फ्री में इलाज मिलना। लंदन, इंग्लैंड इतना अमीर देश है, वहाँ शिक्षा भी फ्री है, वहाँ इलाज भी फ्री है। वो इसको रेवड़ी नहीं बोलते। वो फ्री शिक्षा इसलिए नहीं देते कि वो अमीर हैं, वो अमीर इसलिए बने क्योंकि उन्होंने फ्री शिक्षा देने का निर्णय किया। इस दुनिया के अंदर 37 देश ऐसे हैं, 37 कंट्रीज, जहाँ पे फ्री शिक्षा दी जाती है। वो 37 कंट्रीज अमीर देश इसलिए बने क्योंकि उन्होंने फ्री शिक्षा दी। मैं इस देश के हर आदमी की गरीबी दूर नहीं करना चाहता, मैं इस देश के हर आदमी को अमीर बनाना चाहता हूँ। और अमीर तब बनेगा जब हम उसे शानदार शिक्षा देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। उसका बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। वो मैंने दिल्ली में करके दिखाया, अब इसको पूरे देश में करना है अपने को। ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। फ्री की रेवड़ी जब बोलते हैं तो जस्ट 1 मिनट, फ्री की रेवड़ी जब इसको बोलते हैं, एक तरह से ऐसे लगता है जैसे सामने बैठे गरीब आदमी का अपमान किया जा रहा है, मिडिल क्लास वाले का अपमान किया जा रहा है।
इसे अपमान नहीं करना चाहिए। इस तरह से सामने वाले का उसको कि जैसे ऐसे लग रहा है जैसे उसे भीख दी जा रही है। लेकिन लालच देकर भी तो अपमान देते हैं। क्या ये लालच? मैं यही चुनाव जीतने के बाद करके दे तो ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। वोट लेने के लिए बोलना, वोट लेने के लिए बोलेंगे कि हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, हम आपके बच्चों को अच्छी, मैं ये नहीं कह रहा तुमको टीवी देंगे, मैं ये नहीं कह रहा मैं जो कह रहा हूँ वो बेसिक नेसेसिटीज हैं इस एक आदमी को जीने के लिए। अच्छी शिक्षा देना फ्री की रेवड़ी नहीं है, अच्छी शिक्षा देना राष्ट्र निर्माण का काम है जो सभी सरकारों को करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसे एक नेशनल मिशन बना के 5 साल के अंदर इस देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, ऐसा तंत्र हम खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि अरविंद जी आपने भी देखा होगा कि पिछले कुछ समय में ड्रग्स पॉलिटिक्स गुजरात के लिए बड़ा शब्द बन चुका है। आम आदमी पार्टी के लीडर्स भी बोलते हैं, कांग्रेस के लीडर्स भी बोलते हैं। आपकी खुद की राय क्या है? क्या गुजरात में ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, जिस प्रकार से समुद्र के किनारे पर पकड़ा जाए अंदर आता हो, वो अच्छी साइन है, पकड़ना अच्छी साइन है, या नहीं पकड़ा जाता था वो अच्छी साइन? नहीं, दोनों चीजें हैं। इतना तो पकड़ा गया, इसके अलावा कितना निकल गया इसका तो कोई हिसाब किताब नहीं है। हमें सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा कि नशा हमारे पोर्ट तक पहुंचता ही क्यों है। अगर हमारे पोर्ट तक 100 किलो नशा पहुंचता है, कल अगर एक भी नहीं पकड़ा जाता था वो तो और भी दुर्भाग्य की बात थी। आज अगर 10 पकड़ा जाता है तो पीठ थपथपाने की बात नहीं है, क्योंकि 90 निकल गया। तो इसीलिए हमें सिस्टम ऐसा बनाने की ज़रूरत है कि हमारे पोर्ट के ऊपर नशा पहुंचना ही नहीं चाहिए, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब चुनाव करीब आ रहा है, साथ में ही दिल्ली का भी चुनाव है। अरविंद केजरीवाल की, आपकी खुद की प्रायोरिटी क्या है? गुजरात चुनाव है या दिल्ली? दोनों प्रायोरिटी है, दोनों को हम अच्छे से लड़ रहे हैं और दोनों जगह जनता का खूब समर्थन मिल रहा है। मुश्किलें तो होती होगी एक ही वक्त है, मुश्किलें हैं, मैं मानता हूँ मुश्किलें हैं। इन्होंने हमारी मुश्किलें क्रिएट करने के लिए तो दोनों चुनाव इन्होंने साथ रखे हैं, तो इसका मतलब ये डरते तो हमसे ही हैं केवल, और तो किसी से नहीं डरते ये लोग। लेकिन चक्रव्यूह में तो फंसे आप? ना, फंसे नहीं है। ये लोग मुझे अभिमन्यु मान के चारों तरफ से चक्रव्यूह तो रचते हैं, लेकिन ये मॉडर्न जमाने का अभिमन्यु है जिसे उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना भी आता है। लेकिन अरविंद जी, आप भी कई बार कृष्ण वाली बात करते हैं, कंस वाली बात करते हैं। राजनीति में आज के दौर की बातें क्यों नहीं? और बीजेपी के लोग भी करते हैं, कांग्रेस भी करते हैं, ये सब क्यों? कि एक कंस की सेना है, एक कर्ण की सेना है, बीजेपी जो उसकी सेना है, क्या वजह भाई? नहीं, अपने पुराने हमारा सारा साहित्य है, हमारे सारे ये ईश्वर हैं, उनके जिंदगी से प्रेरणा लेना, हमारा भगवान राम की ज़िंदगी से प्रेरणा ले, अच्छी बात है। भगवान कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लें, अच्छी बात है। तो उनके सबके जीवन से प्रेरणा लेते हैं, समय समय पे तो उनकी कहानियों को भी कोट करते हैं। नहीं, बिलो द बेल्ट, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। आज के युग के जो पॉलिटिशियन है, प्रतिस्पर्धी जो है, उसको कभी कौरव दिखा देते हैं, कभी दुर्योधन दिखा देते हैं, कभी कंस दिखा देते हैं। क्या वजह है? ये कितना जायज? राजनीति के अंदर वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर से यही करता हूँ, हम मोटे मोटे तौर पे मुद्दों की बात करते हैं। इस तरह की वाद विवाद के अंदर, तर्क कुतर्क के अंदर जनता का समाधान नहीं निकलता। क्योंकि देखिए, चुनाव अब आगे बढ़ रहा है। वोटिंग पहले फेज के 20 दिन बचे, 25 दिन दूसरे फेज के बचे। 25 दिन में सब कुछ तय हो जाएगा। क्या आम आदमी पार्टी गुजरात में सरकार बनाने के लिए प्रयास कर रही है, या फिर जो चर्चा हो रही है, मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मैं फिर से बोलता हूँ, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं, सिर्फ 6% ला के राष्ट्रीय पार्टी बन? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ ज़्यादा, जो सुनता हूँ वो पूछ रहा हूँ। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। और 6% वाला वो गोल है, ये गोल है? 6% तो बहुत छोटा है, वहाँ से बहुत आगे निकल गई आम आदमी पार्टी, बहुत आगे निकल गई। लेकिन देखिए, आपके सामने गांधीनगर है, गांधीनगर का चुनाव है। आपके 44 में से 40 कैंडिडेट्स थे। अब 20-22% तक पहुंचे वोट शेयर में। कांग्रेस 24% तक पहुंचा। नतीजा ये हुआ कि 44 में से 41 बीजेपी लेके गई। आपको नहीं लग रहा है गांधीनगर पैटर्न पर ये चुनाव जा रहा है? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले हमारा एक कार्यकर्ता एक गली में जा रहा था, उसे भूख लगी, एक रेडी वाले के पास रुका वो खाने के लिए।
बैठ के कुछ खाने लगा। तो उसने रेडी वाले से पूछा, किसको वोट दोगे इस बार, क्या माहौल है? कहता भाजपा। तो वो उससे और कुरेद, उसने ये नहीं बताया मैं कौन हूँ, उसने और कुरेद के प्रश्न पूछने। आधे घंटे की बातचीत के बाद वो रेडी वाला कहता है हमारी पूरी गली झाड़ू को वोट देगी। तो इसने कहा फिर तूने भाजपा क्यों बोला? कहता सर आप शक्ल से भाजपा के नज़र आ रहे थे, मुझे डर लग रहा था कि कहीं आप मुझे मारे ना। इतना बड़ा साइलेंट वोट है, इतना बड़ा, इतना डर का वोट है। ये जितने सर्वे आ रहे हैं ना, वो सर्वे, एक चीज़ मैं आपको गारंटी देता हूँ, वो सारे सर्वे झूठ साबित होने वाले हैं। गुजरात के अंदर इतना गुस्सा है लोगों के अंदर, गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी को लेके इतनी उम्मीद है लोगों के अंदर। ये दोनों जब कंबाइन हो गए ना, गुस्सा भाजपा के खिलाफ और उम्मीद आम आदमी पार्टी, एक चमत्कार नजर आएगा। लेकिन केजरीवाल जी देखिए, आप मुझे भी टाल गए। मैं ये जानना चाहता कि वोटों का बंटवारा होगा तो नतीजे क्या होंगे? आप मुझे ये बताइए, कोई कांग्रेस को वोट क्यों देगा? कांग्रेस क्या दे रही है? कांग्रेस को वोट देके तो वोट बेकार करना है उनकी, ना सरकार बन रही है। गांधीनगर में भी तो दिए थे। गांधीनगर 1 साल पहले की बात थी, 1 साल में बहुत कुछ हो गया है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि कांग्रेस को कोई वोट क्यों देगा, भाजपा को ही कोई वोट क्यों देगा? एक आखिरी सवाल, देखिए मैंने आपके जितने भी पुराने इंटरव्यू देखे, जो स्टेट के चुनाव होते, आप हर बार बोलते हैं कि मैं लिख के देता हूं आम आदमी पार्टी की इतनी बैठक आएगी, इतनी सीट आएगी। गुजरात में, और आपसे लिखवाना भी चाहता हूं क्योंकि गुजरात के लोग लिखा पढ़ी में ज्यादा मानते हैं। हमारे में कहा जाता है कि जो लिखा है वो पढ़ा जाता है। मैं आपसे लिखवाना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी की कितनी बैठक आएगी? आज की डेट में इतना, कांग्रेस की 5 से कम सीट आएंगी। सर, और मुझे 2 दिन, सवाल आपने टाल दिया। चुनाव के 2 दिन पहले मैं आपको अपनी सीट बता दूंगा। फिर भी अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। मैंने जैसे बताया कि इतनी तेजी से, हम बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस बहुत तेजी से नीचे आ रहे हैं। बहुत जल्दी ये, जिस दिन ऐसे हुआ उस दिन भूचाल आएगा, तो थोड़े दिन रुक जाइए। अच्छा ये बता दीजिए बीजेपी की कितनी आएगी, ये लिख के ये दोनों इस एक दूसरे पे निर्भर है। थोड़ा दिन रुक जाइए, थोड़े दिन रुक जाइए। ऊपर वाले पे मेरे को बहुत भरोसा है, मैं भगवान को बहुत मानता हूँ। ऊपर वाला कुछ चमत्कार कर रहा है इस टाइम गुजरात के अंदर, नहीं तो मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। इतना प्यार, इतना पिछले 6 महीने के अंदर जो वोट शेयर बढ़ा है, ये कोई डिवाइन, कोई दिव्य शक्ति है जो काम कर रही है। यानी कि आप इस प्रकार की शक्ति में मानते हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। आप एक चीज़ देखिए, मुझे बहुत अच्छा आपने पूछा कि 2010 तक इस देश के अंदर अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं जानता था। कौन था अरविंद केजरीवाल? अचानक इतना बड़ा अन्ना आंदोलन हो गया, अचानक एक पार्टी बन गई, अचानक वो पार्टी सत्ता में आ गई, अचानक वो दूसरे स्टेट में भी आ गई। मैं तो समझता हूँ कि पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कुछ बहुत पुण्य किए होंगे जो भगवान का इतना ज़्यादा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। ये मेरे प्रयासों से तो नहीं हो रहा, ये कुछ ना कुछ तो देवी शक्ति है जिसकी कृपा मेरे ऊपर बनी हुई है। क्योंकि आपने नाम ही दिया तो आखिर में पूछ लेता हूँ। मैंने वैसे भी बोला था कि पूरा कर लेता हूँ, लेकिन पूछ लेता हूँ। आपने अन्ना का नाम लिया, क्या वजह रही कि अन्ना आपसे व्यथित रहते हैं? बीच में उनका वीडियो भी आया था। मुझे इस पे मत, कि कई पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो जाके इधर, अन्ना जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वो बहुत भोले आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन ये पार्टियां जो पुरानी पार्टियां वगैरह है वो जाके मेरे खिलाफ उनके कान भरती रहती हैं। ये कांग्रेस के ज़माने से चल रहा है, जब अन्ना आंदोलन हुआ था तब ये कांग्रेस किया करती थी, अब ये भाजपा वाले करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। तो नहीं तो अन्ना जी बहुत अच्छे आदमी है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। वो जो मर्जी बोले मेरे खिलाफ, मुझे कभी गिला शिकवा नहीं होता। वो किसी दिन बुला के मुझे 4 थप्पड़ भी मार देंगे, वो भी सर माथे पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेरी जेब में रखता हूँ और काउंटिंग के दिन पक्का उसको डिस्क्लोज करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ખેર અરવિંદ કેજરીવાલને આપે સાંભળ્યા। મારી ફરજ હતી તમામ પક્ષના એ નેતાઓ જે રણનીતિકાર છે, જે પક્ષમાં મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે, જે પક્ષ વતી વાત મૂકે છે, પક્ષની નીતિ નિયમો દિશા અને દશા નક્કી કરે છે, તેમને સવાલો પૂછવા,
એ સવાલો જે નાગરિકો ઈચ્છે છે, એ સવાલો જે ગુજરાતના મતદાતાના મનમાં છે. આજે આપે અરવિંદ કેજરીવાલના પૂછેલા સવાલો સાંભળ્યા. ફરી એકવાર હું ચોક્કસથી બીજેપી કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતાઓને પણ આ જ પ્રકારે સવાલો પૂછી આપ તમામની સમક્ષ લઈ આવીશ. કારણ કે સત્ય વાત કરવી, સત્યના લગતા સવાલો પૂછવા એ અમારો ધર્મ, અમારો ફરજ છે. કારણ કે અમારી વફાદારી માત્ર ને માત્ર રાષ્ટ્ર અને આપણા ગુજરાત માટે છે.